हेलो। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और देखो टॉपिक क्या है, वेक्टर। तो स्टार्ट करो। अब वेक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेक्टर? देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटी ना हमको बेसिकली दो तरह का दिखाई देगा। एक तो वो जिसको स्केलर कहते हैं, दूसरा वो जिसको वेक्टर कहते हैं। स्केलर का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट वेक्टर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो इसको वेक्टर कहते हैं। अब क्या मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? तो हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं इसको, ठीक है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी कितना दिख रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब बताओ, अगर इसको धक्का दे दे, पुश कर दे, ठीक, तो उसकी स्पीड में क्या चेंजेस आएगा? क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या उसकी स्पीड डिक्रीज होगी? क्या उसकी स्पीड वो और तेज हो जाएगा या स्लो डाउन हो जाएगा? बताइए। पता नहीं। अगर इस ऑब्जेक्ट पर को मैं धक्का दे दूं तो किधर से धक्का दूं? तो पूछना पड़ेगा किधर से धक्का दें। तो क्या इसको इधर से धक्का दें? देखो, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में है, इस बॉडी का मोशन इस डायरेक्शन में है और उसी डायरेक्शन में मैं उसको पुश कर रहा हूं। तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से धक्का मारूं F4 से, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो बताना पड़ रहा है ना कि इधर से धक्का दे रहे हैं कि उधर से धक्का दे रहे हैं। तो जो इधर उधर बोलते हैं ना, इधर उधर, इधर उधर, दैट इज द डायरेक्शन। इसका मतलब धक्का, जो हम क्या बोल रहे हैं, धक्का, पुश। इट इज कॉल्ड फोर्स। एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल इज अ फोर्स, ठीक है। फोर्स के इंपैक्ट को जानने, ये फोर्स का इंपैक्ट है। फोर्स का इंपैक्ट क्या है? इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स। तो जब इसका इंपैक्ट देखना चाह रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसके लिए हमको बताना पड़ रहा है कि फोर्स इधर से हो रहा है या उधर से हो रहा है, इधर से लग रहा है कि उधर से लग रहा है। जो इधर से लग रहा है और उधर से लग रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई बात समझ में? समझे वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के इम्पैक्ट को जानने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत है, हमको बताना पड़ा कि वो फोर्स, वो ऑब्जेक्ट, वो जो फिजिकल क्वांटिटी है किधर से लग रहा है, तो इसका मतलब हम उसका डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है। और जब डायरेक्शन बता रहे हैं मतलब उसका क्वांटिटी, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना, डायरेक्शन का मतलब होता है किधर से, डायरेक्शन का मतलब होता है किधर से। और जिस क्वांटिटी के इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है उसको लगाने से क्या हुआ,
क्या वेलोसिटी इंक्रीज होना या वेलोसिटी डिक्रीज होना, वेलोसिटी के इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, यह उसका कहलाता है इम्पैक्ट। ठीक है, किसी क्वांटिटी के इम्पैक्ट को जानने के लिए अगर हमको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, कितना फोर्स लगा रहे हैं, और डायरेक्शन भी चाहिए किधर से, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है सिर्फ हमको जानना है कितना। ठीक है, कितना। जैसे अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो, अगर एक सिचुएशन देते हैं कि एक बाइक है, ठीक है, वो 1 लीटर पेट्रोल डालने पे चलता है 40 किलोमीटर। कितना चलता है? 40 किलोमीटर। अब बताओ, ये तो क्वांटिटी हो गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर द मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? वो जितना चल रहा है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हम बता रहे हैं कि बाइक 1 लीटर पेट्रोल में चलता कितना है? 40 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर 40 किलोमीटर चलता है तो हम उसका डिस्टेंस बता रहे हैं। तो क्या यहाँ पे ये बताने की जरूरत है किधर से बाइक इधर से जा रही है कि उधर से, कि गोल गोल घूम रही है, ये बताने की जरूरत है? नहीं है। चाहे इधर से जाए या उधर से जाए, वो 1 किलोमीटर 40 किलोमीटर रन किया, मतलब 1 किलोमीटर 1 लीटर का पेट्रोल कंज्यूम करेगा, जलाएगा ही। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स के इम्पैक्ट को जानने के लिए हमको क्या बताना पड़ रहा है? फोर्स के इम्पैक्ट को जानने के लिए हमको ये बताना पड़ रहा है कि उसका डायरेक्शन किधर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? फोर्स का मतलब क्या होता है? इधर से या उधर से अगर पता करना पड़े। ठीक है, बट फिजिक्स में उसको निकालेंगे एंगल से। ठीक है, अब फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? चलो, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये एक वेक्टर है, एरो दिख रहा है, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब उसका कुछ नाम लिख देंगे। ये उसका कहलाता है, ये ए और बी है सपोज, ए उसका टेल कहलाता है वेक्टर का, और ये उसका बी हेड कहलाता है। जो टेल है, ठीक है, जो टेल है, दिख रहा है टेल, ठीक है, इसको इनिशियल पॉइंट भी कह देते हैं, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। और हेड है उसको टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, फाइनल या टर्मिनल पॉइंट भी कह देते हैं, यहाँ पे वेक्टर खत्म हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट कैसे करते हैं? प्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ए बी लिखो, उसके ऊपर वेक्टर बना दो। अब वेक्टर इधर है तो भी यहाँ सिंबल में इधर वेक्टर बनाओगे, अगर वेक्टर इधर है तो भी सिंबल में यही वेक्टर बनाओगे। सिंबल का वेक्टर लेफ्ट टू राइट ही रहेगा, ये वेक्टर कहीं भी रहे। ठीक है, या फिर ए बी के ऊपर खाली एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो बार, इसको भी वेक्टर ए बी पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी पढ़ेंगे। ठीक है, अब बुक में, ठीक है, बुक में कैसा लिखा रहता है? बुक में खासकर एनसीईआरटी बुक में जो वेक्टर लिखा रहेगा वो बोल्ड लाइन से लिखा रहेगा, बोल्ड लेटर से लिखा रहेगा। तो जब भी बोल्ड लेटर है, ठीक है, तो समझ लो कि ये वेक्टर है। तो हम कॉपी में लिखते टाइम बोल्ड लेटर तो नहीं लिखेंगे, हम इसी को ऐसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। तो कॉपी में जहां भी बोल्ड लेटर में कोई क्वांटिटी दिया हुआ है तो उसके ऊपर उसको लिखते समय एक वेक्टर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा वेक्टर ए बी। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर लिखा हो एफ, एफ, एफ लिखा है, ठीक है,
हम ये लगा देते हैं, सपोज ये, सपोज एफ लिखा है इक्वल एम एंड ए, ऐसा लिखा है। अगर किसी बुक में ऐसा लिखा है एफ इक्वल एम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि एफ वेक्टर इक्वल एम इंटू ए वेक्टर। एम इज स्केलर, एम इज स्केलर, सिंपल लेटर है, ये बोल्ड में है मतलब वेक्टर है, ये और ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक, ठीक है। वेक्टर के टाइप्स, वेक्टर के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, बट जो हमको यूज करना है यहाँ पर, जो हमको यहाँ पर चाहिए उसके टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सारे टाइप्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ टाइप ऑफ वेक्टर हम दिखाएंगे। कैसे, देखो कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ऐसा और दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक है, क्या दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, क्या दोनों की लेंथ सेम दिख रही है? ये वेक्टर ए है और वे वेक्टर बी है। अच्छा, वेक्टर ए और बी को सिंपल एक सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हैं। तो कोई ये वेक्टर है तो हम इसको वेक्टर ए भी बोल सकते हैं सिंगल लेटर से, या तो इनिशियल फाइनल पॉइंट से या उसके लेंथ को लेकर उसके ऊपर वेक्टर लगा के बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो वेक्टर हमको दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है, तो दोनों पैरेलल हैं। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मान लो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो उसको दिखाएंगे ए बी का मॉड, ठीक है, या फिर वेक्टर हटा लेंगे। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाते समय, शो करते समय, या तो मॉड लगाओ या वेक्टर हटा लो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे या फिर ए, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेक्टर, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, या इसका वेक्टर को हटा लो, ठीक। जैसे कोई फोर्स है, फोर्स, तो उसको एफ से दिखाएंगे वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इसको एफ से दिखा देंगे ऐसे, या फिर ऐसे कर देंगे, ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं, सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एंड दोनों वेक्टर पैरेलल हैं एक दूसरे के, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तभी तभी हम कब बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए जरूरी, तो इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। फर्स्ट क्या है, इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal when their magnitudes are same and they are parallel to each other, यानी सेम पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो इक्वल वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब अगर ये एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है बी, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए इक्वल बी, क्या मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, नॉट पैरेलल, नॉट पैरेलल, तो हम उनको क्या नहीं बोल सकते, इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते, ए इज नॉट इक्वल टू बी। और अगर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है तब तो इक्वल वेक्टर बोल ही नहीं सकते, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो फिर देखो कि आगे नेक्स्ट पॉइंट को तब देखेंगे जब मैग्नीट्यूड सेम है, अगर मैग्नीट्यूड ही सेम नहीं है
तो उसके डायरेक्शन को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो ए इक्वल बी, मैग्नीट्यूड्स आर सेम but their direction are not same, so they are not equal vector, so these are unequal vectors, unequal vectors. Is that clear? Is that clear? एक देखते हैं अपोजिट वेक्टर, ठीक है। थर्ड, अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स किसको बोलेंगे? ऐसे दो वेक्टर्स हम बना देते हैं, ऐसे दो वेक्टर्स जो एंटी पैरेलल, ठीक है। दो वेक्टर हैं ए एंड बी, ठीक है। अब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, सेम magnitudes, but their direction are opposite. Vector A is anti-parallel to vector B. Is that clear? Anti-parallel है, anti-parallel है, ठीक है। तो दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर्स। और उसको शो कैसे करेंगे? वेक्टर A वेक्टर B माइनस में, ठीक है। जैसे ही इसका मॉड लोगे तो ये सेम हो जाएंगे, मॉड्स आर सेम but they are shown as taking negative. One is in opposite direction. Minus shows the negative direction, minus negative sign shows the opposite directions, opposite direction, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में दी, ठीक है। इतने से हमारा काम चल जाएगा। एक और वेक्टर होता है फोर्थ, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, नल वेक्टर बोल सकते हो या जीरो वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? द वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज जीरो, इफ अ फोर्स हैज जीरो मैग्नीट्यूड देन इट इज जीरो वेक्टर। इफ डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी इज जीरो देन जीरो वेक्टर, displacement is zero then that is the zero vector. The vector which magnitude is zero then that is a zero vector. It means its magnitude is zero, ठीक है। बस इतना ही देखना है। these are the types of vectors। और भी टाइप्स होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन हमको फिजिक्स में इतने की ही जरूरत है और बाकी वेक्टर्स की जरूरत फिलहाल अभी नहीं, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेक्टर का। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। हमारा ट्रिग्नोमेट्री का भी एक टॉपिक है, उसको आप वीडियो है उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब ये ए लिखते हैं, ये बी लिखते हैं, ये सी। यहाँ पे 90 डिग्री है, इज दैट क्लियर? क्या वहां पर 90 डिग्री है? क्या वहां 90 डिग्री है? ठीक है। तो अब पहचानो इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है। तो क्या ये इसका हाइपोटेनियस है? क्या इसका हाइपोटेनियस है? हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पर वो तो फिक्स है, 90 डिग्री के अपोजिट जो सबसे लंबी साइड होती है हाइपोटेनियस। अब इसमें परपेंडिकुलर बेस कौन सा है? परपेंडिकुलर बेस डिपेंड्स कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। क्या ये वाला एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? ये एंगल के लिए ये बेस है, जिसके साथ एंगल हाइपोटेनियस जिसके साथ एंगल ले रहे हैं, अगर एंगल सी ले रहे हैं तो ये बेस है, और इसका अपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर है। ये सब जानते होंगे, खासकर मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे, बायोलॉजी भी जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल लेंगे, हाइपोटेनियस जिसके साथ एंगल बनाता है वो उसके साथ वाला एंगल लेंगे तो वो बेस हो जाता है। इस एंगल ए के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। हाइपोटेनियस इज फिक्स। तो फिर मैं क्या बताने वाला हूं? मैं ये बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे तो क्या होने वाला है।
व्हाट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस? बेस अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स कॉस थीटा। सो बेस को हम हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा ले सकते हैं, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर को मैं हाइपोटेनियस के साथ साइन थीटा ले सकता हूँ, याद रखना। बेस इक्वल हाइपोटेनियस कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन थीटा। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो यहां पर हमको देखना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या देखना है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बड़े काम की चीज है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना है। क्लियर? ठीक है, देखो क्या देखना है हमको। हमारे पास ना एक वेक्टर है, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये, ठीक है, ये एक वेक्टर है जिसका कुछ नाम ले लेते हैं। सपोज हमारे पास है वेक्टर ए, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट डिसॉल्व करने हैं, ठीक है, दो रेक्टेंगुलर यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब क्या है? इसके टेल पे आना है। कहाँ पे आना है? इसके टेल पॉइंट पे आना है, और टेल पॉइंट से कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दो। टेल पॉइंट से कोई भी एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। और अगली वाली लाइन जो होगी इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे। इज दैट क्लियर? ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। हो गया? हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेकर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसको लेकर हम एक क्या बना देते हैं? रेक्टेंगल। इज दैट रेक्टेंगल? ठीक है। अब देखना है वेक्टर ए है, तो ये सपोज थीटा है, हम ये थीटा ले रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को देखो, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल? ए बी सी। इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में देखो कि कौन सा है हाइपोटेनियस। ये वेक्टर है, हर बारी वेक्टर वाला साइड को हाइपोटेनियस लेना है। तो ये हो गया बेस, और बेस को हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा लेते हैं, और ये है परपेंडिकुलर, तो ए साइन थीटा लेते हैं। तो ये ए साइन थीटा है, तो ये भी ए साइन थीटा है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, और करें। चलो देखो, सपोज यहां पर एक वेक्टर बी है, तो हमको दो लाइन ड्रॉ करना है इसके बेस के साथ। ये दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब देखो कि ये वेक्टर कौन से लाइन के किस एंगल को तुम कंसीडर कर रहे हो, किस एंगल के रिस्पेक्ट में तुम ले रहे हो, ठीक है। तो अगर तुमने क्या किया कि ये वेक्टर बी है, इसको इसके साथ ले रहे हो थीटा, इसके साथ, तो ये हो गया उसका बी कॉस थीटा कंपोनेंट, ये हो गया बी साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि ये बेस होने वाला है, ये हाइपोटेनस अगर वो बनाओगे तो, ठीक है। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है सपोज ऐसा, ये वेक्टर है सपोज ई, तो उसका टेल पॉइंट पे जाना है, एक लाइन यहां ड्रॉ करनी, एक लाइन यहां ड्रॉ करनी। अब देखो कि एंगल कहां से लेना है, कहाँ का एंगल तुमको पता है, या तुम हमारी मर्जी के एंगल। अगर हम एंगल यहां लेते हैं तो ये वाला ई कॉस थीटा, और दूसरा वाला ई साइन थीटा। वेक्टर के साथ, वेक्टर जिसके साथ एंगल ले रहा है वो कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, सपोज आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा एक है, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ में ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। वेट है, तो इसका मास है एम, इसका वेट है एम जी, इसके कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो एक कंपोनेंट इधर लेते हैं और एक कंपोनेंट इधर। सपोज ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये क्योंकि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का दिखाने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ आ जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। कहीं पर कोई वेक्टर है, वेलोसिटी, एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी इधर है और ये उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन है, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा और ये v sin थीटा। इज दैट क्लियर? कोई वेक्टर है, सपोज वेक्टर r, यहां पर अगर ये वर्टिकल लाइन के साथ थीटा बना रहा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, ये हो जाएगा r sin थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगर कोई वेक्टर है ऐसा, ये फोर्स है F, अब इसके साथ ये वाली लाइन ड्रॉ कर लो और इधर जो लाइन है ना, इस लाइन को हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं ऐसा। तो इसका मतलब है मैं ये वाली लाइन हटा सकता हूं और उसको यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। तो ये देखो, ये फोर्स है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो फोर्स का ये F cos थीटा कंपोनेंट होगा और ये हो जाएगा F sin थीटा कंपोनेंट। ठीक, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे एग्जाम्पल हैं, समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आ गया होगा, है ना, कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं। रिजॉल्व करने का मतलब होता है उसका उसका इफेक्ट जानना, इफेक्ट जानना। एग्जाम्पल बता रहा हूं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी इधर है v, ठीक है, और ये वैल्यू है, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यहां से आगे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब ये आगे जाएगा कुछ देर बाद, 1 सेकेंड बाद, 1 सेकेंड बाद जाएगा, तो इसका मतलब है ये 10 मीटर आगे जाने वाला है, ठीक है। कहां से? ए से बी वाले डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक साथ दो डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक तो यहां से आगे उसका मोशन हो रहा है और एक तो यहां से ऊपर मोशन हो रहा है, ठीक है। आगे मोशन हो रहा है और ऊपर मोशन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सपोज एंगल 60 डिग्री है, तो ये निकालेंगे कि इधर उसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, दैट इज द v इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट x एक्सिस मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं y एक्सिस। तो x एक्सिस में क्या होगा बताओ, एंगल तो यहां से ले रहे हैं, तो v cos आएगा 60 डिग्री, v है 10, cos 60 है √3/2, सॉरी 1/2, cos 60 कितना होता है 1/2, 2 5 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर होगा वी बाय इक्वल क्या होगा, v sin 60, तो v है 10 और sin 60 है √3/2, 2 5 5√3, 5√3 को हम आगे सॉल्व करें, 5√3 को आगे सॉल्व करें तो 5 इंटू 1.73 मान ले, 5 3 1.7 ही मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 8.5 मीटर पर सेकेंड, यानी लगभग ये आ रहा है 8.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर कोई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए से बी डायरेक्शन में, मतलब वो 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के टाइम में वो 10 मीटर यहां जाने वाला है, तो इसका मतलब वो 5 मीटर आगे जा रहा है और 8.5 मीटर नीचे ऊपर जा रहा है, 8.5 मीटर ऊपर जा रहा है और 5 मीटर आगे जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट दिखा रहा है v cos 60, ठीक है, v cos 60 डिग्री, मतलब ये जो कंपोनेंट है इस ये दिखा रहा है कि वो x डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है और y डायरेक्शन में किस स्पीड से मूव कर रहा है। वो जा रहा है किधर, ए बी वाले लाइन में, तो जब वो ए से बी तक पहुंचेगा तो वो थोड़ा आगे भी पहुंचेगा,
थोड़ा ऊपर भी पहुंचेगा, थोड़ा आगे भी पहुंचेगा, थोड़ा ऊपर भी पहुंचेगा। तो 1 सेकंड में अगर वो 10 मीटर इधर चलता है तो मतलब आगे की ओर वो 5 मीटर चलता है और ऊपर की ओर वो चलता है 8.5 मीटर। ठीक है। सो क्या समझे, क्या समझे, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, व्हाट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब होता है वेक्टर, वेक्टर का इंपैक्ट, वेक्टर का इंपैक्ट। ठीक है, इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपो डायरेक्शन, डायरेक्शंस, दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्लियर, क्लियर। इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक एक हमारे पास रोड है। ठीक है, ये रोड दिखाई दे रहा है और इसमें ऐसे ये एक रोड है सपोज, और इस रोड पे ना एक प्लेन यानी एक रनवे है, ये है एक रनवे, और इसमें एक टेक ऑफ कर रही है एक प्लेन, एक प्लेन बना देते हैं और ये टेक ऑफ कर रही है। ठीक है, एक प्लेन है जो क्या कर रही है, यहां से टेक ऑफ कर रही है विथ व्हाट वेलोसिटी, विथ द स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से वो टेक ऑफ कर रही है। मैकिंग एन एंगल, मैकिंग एन एंगल, ठीक है, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है उसके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने हैं। यानी हॉरिजॉन्टल यानी ये वाली, और वर्टिकल मतलब ये वाले कंपोनेंट बनानी है। ठीक है, वेलोसिटी उसका 100 किलोमीटर है, 30 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो इस कंपोनेंट को वी एक्स कहेंगे जो वी कॉस 30 दो शो करेगा, और इस कंपोनेंट को बोलेंगे वी वाई जो वी साइन 30 को शो करेगा, क्योंकि एंगल वो इसके साथ बना रही है। ठीक है, तो वी कॉस 30 का मतलब क्या है हमारे पास, वी कॉस 30 का मतलब क्या है, वी है 100, कॉस 30 का मतलब होता है √3/2, 250, तो 50 इंटू √3 1.73 लेता हूँ। ठीक है, या 1.72, तो ये हो जाएगा, या फिर इतना ही रहने दो, √3 ही रहने दो, √3 ही ले लेते हैं। ठीक है, √3 50 √3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, v sin 30 यानी v है 100 इंटू साइन 30 1/2, तो ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वैल्यू रख लेता हूँ 1.7 मान लेते हैं, 17 लगभग अप्रोक्स 85 किलोमीटर पर आवर, अप्रोक्स इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक प्लेन 100 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से टेक ऑफ कर रहा है, मैकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इन दैट सिचुएशन क्या होने वाला है, ये सिचुएशन में ये होने वाला है कि 1 घंटे बाद, आफ्टर इन 1 आवर, ठीक है, 1 घंटे के बाद क्या होने वाला है, 1 घंटे के बाद जिस लाइन पे वो उड़ रहा है, ए बी वाले लाइन पे उड़ रहा है, इधर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आगे जा रहा है 85 किलोमीटर और ऊपर जा रहा है 50 किलोमीटर। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो अगर कोई प्लेन 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से टेक ऑफ कर रहा है, मैकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, इन दैट सिचुएशन इट विल ट्रैवल 85 किलोमीटर अप्रॉक्स
slightly greater. 85 किलोमीटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, 85 किलोमीटर वो दूर जाने वाला है और 50 किलोमीटर ऊपर जाने वाला है। 85 किलोमीटर दूर जाने वाला है, 50 किलोमीटर ऊपर जाने वाला है। अगर वो 100 किलोमीटर इधर ट्रैवल करता है, क्लियर है? क्लियर है? ठीक, क्लियर है? ठीक, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको दूर ले जाने के लिए v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है, ऊपर जाने के लिए v sin थीटा, v sin थीटा ये रिस्पॉन्स, ये इसको ऊपर ले जा रही है और v cos थीटा इसको दूर ले जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि वो और ज्यादा दूर जाए तो हमको इसको बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए तो ये v sin थीटा ज्यादा होना चाहिए। v sin थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगी वो ऊपर ज्यादा जाएगा और cos थीटा की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना दूर जाएगा। ठीक है, ओके, डन डन, ठीक है, ठीक है, ओके, तो दैट इज द क्वेश्चन। और करें, और एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, सपोज हमारे पास ना एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे ना इधर फोर्स लगा है, इधर फोर्स लगा दें। सपोज इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है, फोर्स का वैल्यू कितना बनाना है, कितना भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल यानी इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, सपोज एंगल बना रहा है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्यों कॉस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर है ना, ये फोर्स है, मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर नहीं दे रहा हूं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। ये फोर्स ना हॉरिजॉन्टल, इसके साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ 60 डिग्री बना रहा है, इसके साथ 60, तो ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है, 60 डिग्री लग रहा है तो क्या होगा, एफ कॉस थीटा क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा 20 एफ कॉस 60, तो 20 इंटू 1/2 10 न्यूटन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ कॉस सॉरी साइन 60, एफ इज 20 और साइन 60 1/√3/2। ठीक है, तो 2 10 जा 10√3, 10 इंटू 17.3 1.73, तो इट इज 17.3 न्यूटन अप्रॉक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो उस 20 न्यूटन का इम्पैक्ट किधर हो रहा है, तो उस 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन का इम्पैक्ट इधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 17.3 न्यूटन। अब बोलोगे कि सर 20 को स्प्लिट किए तो 10 बनना चाहिए, ऐसा वेक्टर में स्प्लिट नहीं होता। ठीक है, इसको हमको ऐड करना पड़ेगा, कैसे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को ऐड करने के लिए एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करेंगे, तब आंसर आएगा एफ का स्क्वायर। रूट करेंगे तो एफ आ जाएगा, रूट करेंगे तो एफ आ जाएगा, सिंपल एडिशन नहीं होगा इसका। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, कोई भी वेक्टर है एफ, इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई, तो एफ एक्स, एफ का वैल्यू फाइंड करना है, तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ऐसा। ठीक है, दिस इज द वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, दिस इज रेक्टेंगुलर
कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। अगर ये कर लेते हो तो आगे बढ़ते हैं, ये कर लेते हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है टॉपिक रेक्टेंगुलर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर एडिशन, ठीक है। अभी ये बताओ, क्या क्या 10 + 5 मिल के 15 होता है? क्या 10 + 5 15 होता है? अगर मैं बोलूं कि 10 + 5 = 12, तो मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा, 10 और 5 का एडिशन बोलते हैं। एडिशन, एडिशन। अगर 10 और 5 का एडिशन करने से आंसर कितना आता है? 15। तो क्या मैं 10 और 5 का एडिशन करके 12 आंसर ला सकता हूँ? गलत है, गलत है। क्या 10 और 5 का एडिशन करके 7 आंसर ला सकता हूँ? क्या 10 और 5 का एडिशन करके 5 आंसर ला सकता हूँ? ठीक है। तो क्या 10 और 5 का एडिशन से 15 आता है? आता है, बट नॉट ऑलवेज 15। It can be 12, it can be 7, it can be 7.3, it can be 12.7. Any value between 15 and 5. ठीक है। तो दो, क्यों? क्योंकि अभी तक 10th क्लास तक आपने जितना भी एडिशन किया था वो स्केलर का एडिशन किया था। स्केलर में होता है 10 + 5 = 15 ऑलवेज। इन स्केलर, वेक्टर में 10 और 5 का 15 हमेशा नहीं होगा। इसका मतलब देयर आर सम रूल्स, ठीक है। हमको वेक्टर का एडिशन करने के लिए कुछ रूल्स यूज करना पड़ेगा। तो रूल्स सीखते हैं, एडिशन के रूल सीखते हैं, ठीक है। एडिशन के रूल सीखते हैं। देखो कैसे, देखो कैसे, ठीक है। हमारे पास दो रूल्स हैं इसके। फर्स्ट इज पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, वेक्टर के एडिशन के पैरेललोग्राम लॉ देखना है। तो देखो, सपोज हमारे पास ना दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर है सपोज ए और दूसरा वेक्टर है ए एंड दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। फर्स्ट वेक्टर क्या है? ए, और सेकेंड वेक्टर क्या है? बी। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। क्लियर है? क्लियर। अब दोनों वेक्टर को क्या करना है हमको? पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन उसको सीखना है। तो एडिशन के लिए क्या करें? दोनों के टेल्स है ना, टेल्स, इस दोनों के टेल्स को आपस में कनेक्ट करना है। दोनों के टेल्स आपस में कनेक्ट करें, बट मूव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर को यहां से कहीं भी मूव करा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते उसको, उसके पैरेलल लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर आर्बिट्रेरी वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसा हो और हम इसको मूव करें ऐसा कि इसके टेल्स आपस में, बट इसको मैं रोटेट नहीं कर सकता, ये दोनों के टेल्स को आपस में मिलाओ, टेल्स को आपस में मिलाओ। इसीलिए पैरेललोग्राम लॉ को मैं टेल टू टेल लॉ बोलूंगा। टेल टू टेल, टेल्स ज्वाइन कर लो, टेल्स ज्वाइन कर लो, दोनों वेक्टर कहीं भी है उसको उठा के टेल्स ज्वाइन कर दो, रोटेट बस नहीं करना है, ठीक है। हो गया। अब देखो, दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच का एंगल दिख रहा है, ये है उनके बीच का एंगल थीटा, ठीक है। अब हम क्या करें? हमको पैरेललोग्राम, अब दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो साइड्स और बना लेते हैं, दो साइड्स और बना लेते हैं। ऐसे एक साइड है ए के पैरेलल, ऐसा दूसरा साइड है बी के पैरेलल, ए के पैरेलल और बी के पैरेलल। तो क्या ये पैरेललोग्राम आ गया? आ गया पैरेललोग्राम। तो इसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल, इट विल रिप्रेजेंट इट्स रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट, ठीक है। इसका कुछ नाम लिख देते हैं, ओ ए
B and C. ठीक है, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then its resultant will be represented by one of its diagonal from their common point. डायगोनल यहां से भी बनेगा, लेकिन दोनों वेक्टर के जो टेल से डायगोनल ड्रॉ करनी है। तो ए इधर है, बी इधर है, दोनों ज्वाइन किए तो आया आर। ए प्लस बी का एडिशन से आया आर। अब आर कहां पर है? तो आर डायगोनल वाले डायरेक्शन। अब आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? आर इज द रिजल्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्टेंट? ए और बी के एडिशन से आर बनेगा। बट वेट, ए और बी इज नॉट सिंपली एडेड। 10 + 5 इज 15, ऐसा वाला ऐड नहीं होगा। ए और बी सिंपली 10 और 5 15 नहीं होगा। ठीक है, तो वेक्टर आर इक्वल ए प्लस बी होगा। बट 10 + 5 डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट की दो चीजें होंगी अभी भी। रिजल्टेंट भी तो वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका डायरेक्शन भी होगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालें? देखो, मैं ना इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं थोड़ा सा, और इस लाइन से उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ये। ठीक है, कुछ नाम लिख देते हैं इसका, ABCD एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो क्या करें? क्या ये वेक्टर B है तो ये भी, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, लेंथ भी सेम है, तो क्या मैं इसको B लिख सकता हूं? ठीक है, ये एंगल थीटा है तो क्या मैं इसको भी थीटा लिख सकता हूं? ओके, एंड लुक एट द ट्राइंगल दिस CDA is a right angle triangle, and this is hypotenuse, this is base and this is perpendicular. So base को मैं B cos थीटा लिख सकता हूँ, और परपेंडिकुलर को क्या मैं B sin थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो B आया तो इसका B cos थीटा B sin थीटा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो फिर अब लुक एट दिस लार्जर ट्राइंगल CDO। ठीक है, CDO ट्राइंगल, इन ट्राइंगल को ध्यान से देखना है, CDO नजर आ रहा है? इन ट्राइंगल CDO, राइट एंगल ट्राइंगल CDO। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर। इसमें लग रहा है कि CO is what? CO or OC, you can write CO or OC, whatever, OC or CO जो है क्या है? हाइपोटेनियस है, एंड दिस इज CD स्क्वायर प्लस फाइनल DO स्क्वायर। तो CO स्क्वायर इज R स्क्वायर। टेक ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, इसीलिए मुझको OC लिखना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, CD का वैल्यू है B sin थीटा होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू है OD, नॉट B cos थीटा बट A plus B cos थीटा। टेक ओनली मैग्नीट्यूड, A plus B cos थीटा होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बस इसको सॉल्व कर देना है। तो बस इसको सॉल्व कर देना है ना? तो क्या होगा बताओ? सपोज यहां पर हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दो है ना, दो पार्ट, A प्लस B कॉस थीटा होल स्क्वायर, और प्लस 2AB कॉस थीटा।
ठीक है, क्या आएगा, ये ए स्क्वायर तो यहां रखो, और बी स्क्वायर में कॉमन क्या आने वाला है देख लो, बी स्क्वायर कॉमन आने वाला है, तो बचने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है? ठीक है, डन। और फिर हमको क्या करना है, इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा 2ab cos थीटा, दैट इज आर स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इज दैट क्लियर? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, this is what, this is the magnitude of रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है जी। इसका मतलब क्या हुआ, स्केलर को एडिशन करते समय 10 और 5 15 करते हैं, अब वेक्टर को 10 और 5 दो वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू को यहां डालना है और एंगल डालना है, फिर तुमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो आर निकालने के लिए 2-3 चीजें चाहिए, ए बी और थीटा, और यहां पे पुट करना है, एंड 10 + 5 इज नॉट ऑलवेज 15, इट कैन बी एनी वैल्यू, नॉट एनी बट 5 to 15, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब तुमको डायरेक्शन भी निकालना है, ठीक है। हमको पता है ना कि वेक्टर आर जो होता है वो a + b के इक्वल है। आर को हम क्या बोला, हमने बोला रिजल्टेंट, ठीक है, और रिजल्टेंट जो है वो भी वेक्टर है, तो वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड होगा, वो ऐसा मिल गया, तो इसका भी तो डायरेक्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज रिजल्टेंट? व्हाट इज रिजल्टेंट? रिजल्टेंट मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों का एडिशन किया तो क्या मिला, तो क्या मिला, तो आर मिला, आर इज द रिजल्टेंट। अब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो उसका रिजल्टेंट भी तो आर वेक्टर होगा, और वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड हमने ये फार्मूला से निकाल लिया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो आपको चाहिए एंगल, एंगल, और एंगल हमेशा अकेले नहीं आता, एंगल आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ आएगा, ठीक है, रेशियो के साथ, साइन के टर्म में, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, किसी के टर्म में लाएंगे, ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए उस रेशियो में निकालेंगे। अब देखो, इस हमको निकालना है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए, एंगल चाहिए। तो देखो ये वेक्टर है, ये वेक्टर का एंगल कितना है, सपोज अल्फा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड अल्फा इज द एंगल वेक्टर आर विच इज मैकिंग दिस एंगल विथ दिस वेक्टर। ए के साथ रिजल्टेंट कौन सा एंगल बना रहा है, अल्फा, अल्फा इज द एंगल, ठीक। अल्फा, ये अल्फा एंगल निकालना है, जब भी डायरेक्शन बोलेगा तो अल्फा की वैल्यू निकालना, ठीक है। बी के साथ भी हो सकता है, ए के साथ भी हो सकता है। अब जो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपको किसका चाहिए, तो टेन में चाहिए, साइन में या कॉस में चाहिए। साइन कॉस के लिए हाइपोटेनियस चाहिए, ये हाइपोटेनियस आर है और आर की वैल्यू इतना बड़ा लाना पड़ेगा। तो अगर हम इस चाहते हैं कि इसको अवॉइड करें, इसको नहीं चाहिए, इसका कैलकुलेशन नहीं चाहिए, तो हम हाइपोटेनियस को अवॉइड करेंगे। तो हम चाहेंगे कि हाइपोटेनियस ना आए, तो साइन और कॉस को छोड़ना पड़ेगा, तो बचता है टेन या कॉट। तो टेन लेना पड़ेगा यहाँ पर इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल सीओडी में, सीडीओ जो भी है, इन ट्रायंगल सीडीओ व्हाट इज टेन अल्फा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज सीडी, परपेंडिकुलर इज सीडी, बी साइन थीटा,
सी डी एंड बेस इज दिस क्योंकि ये एंगल है, क्या रहा है ओ डी, सी डी इज बी साइन थीटा एंड ओ डी इज ए प्लस बी कॉस थीटा, a plus b cos theta and this is tan alpha. So alpha equal tan inverse, ठीक है, b sin theta by a plus b cos theta. That's it. That is the what direction of result. ठीक, तो क्या हुआ, हमारे पास दो वेक्टर्स थे, वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और b को हमने दोनों के टेल्स को आपस में मिला दिए और दोनों के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, तो पैरेललोग्राम बन गया। अब इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल बना दिए जो इसके कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, तो डायगोनल बना लिए, डायगोनल रिजल्टेंट को शो करेगा, तो डायगोनल से रिजल्टेंट आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर के टेल्स को आपस में मिलाते हैं और उससे पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम बनाने के बाद दोनों के कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल लेते हैं, वो उसके रिजल्टेंट को शो करता है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमको ये फार्मूला यूज करना है। डायरेक्शन निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सपोज एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है a और b, तो उसका मैग्नीट्यूड लूं तो ये है 10, ये है 5, एंगल 60 डिग्री है। ठीक, अब हमको इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो ये होगा उसका रिजल्टेंट, ये होगा उसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो यानी 10 और 5 का एडिशन करना है, 10 और 5 का एडिशन करना है। तो मैं डायरेक्ट 10 प्लस 5 15 नहीं रखने वाला, मैं क्या रखने वाला हूँ, फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos एंगल थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, a कितना है, a इज 10, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू cos 61/2, 2 कैंसिल, ठीक है। 10 स्क्वायर क्या होता है 100, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, और ये होता है 5 10 50, तो ये आने वाला है 175। अब 175 का रूट निकालोगे तो अप्रॉक्स कितने आने वाला है, 175 का रूट निकालोगे तो कितना आने वाला है 13 स्क्वायर 169 होता है, 14 स्क्वायर 256, तो बहुत ज्यादा है, 169 के लगभग करीब आएगा, तो अप्रॉक्स इसको मान लें 13.2 के आसपास, अप्रॉक्स 13.2 के लगभग मान लें, 13.182 के लगभग, तो 13.2 आ रहा है। इसका मतलब तुमने 10 और 5 का एडिशन किया विथ 60 डिग्री एंगल, तो तुमको उसका एडिशन मिल रहा है 13.2 यूनिट। इज दैट क्लियर? तो 10 और 5 के एडिशन से हमेशा 15 नहीं हुआ, क्या कभी नहीं होगा? होगा, एंगल 0 हो तो, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री तब होगा। क्यों? क्योंकि r इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी। अब यहां पर 10 और 5 रखोगे तो 15 आएगा, 0 डिग्री के एंगल पे 15 आएगा, नॉट ऑलवेज 15। क्लियर है? आई बात समझ में? इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला को थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट r का वैल्यू है, r का वैल्यू है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा,
ये वैल्यू है। अब ये वैल्यू है तो क्या होगा, ये वैल्यू है तो हम सिचुएशन रखते हैं। पहली सिचुएशन है थीटा अगर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, दिखेगा कैसे। थीटा 0 डिग्री का मतलब होता है कि यही वेक्टर ए है और यही वेक्टर बी है, यही वेक्टर बी है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर ए भी इधर है, वेक्टर बी भी इधर, ट्रायंगल तो 0 हो गया, पैरेलल वेक्टर इन सेम डायरेक्शन। तो उस cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 होगा, cos 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो फार्मूला होने वाला है a प्लस बी होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा a प्लस बी। इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो तुमको उसके वेक्टर को ना लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं। एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, एक ही डायरेक्शन में है तो ये वेक्टर का लॉ लगाने की जरूरत नहीं। आर इक्वल सिंपली ए प्लस बी, आर इक्वल सिंपली ए प्लस बी। ठीक है, आई बात समझ में। आर का वैल्यू कितना होगा, ए और बी का एडिशन, वेक्टर वो फार्मूला यूज करने की जरूरत है। ये कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री है। एक ही डायरेक्शन में सीधा ऐड कर लो, सीधा ऐड कर लोगे, 10 + 5 15 हो जाएगा। बट सेकेंड कंडीशन देखो, इफ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री cos 90 0 होता है, और उस सिचुएशन में आर इक्वल क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 0 होके सबको 0 कर देगा यहां तक, तो बचेगा क्या, ए। सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लग गया। ठीक है, और थर्ड रूल ये है कि आर का अगर थीटा का वैल्यू आता है 180 डिग्री, यू नो व्हाट इज द cos 180, -1 है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 का वैल्यू -1 आ रहा है। ये -1 का वैल्यू इसको इंटू करके माइनस कर देगा, ए स्क्वायर -2ab हो जाएगा, क्योंकि -1 रख के यहाँ पे इंटू करोगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो फार्मूला होने वाला है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा a माइनस बी, दैट इज आर। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, हो गया। ये तीन फार्मूले मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। अच्छा, वेक्टर लगा लेते हैं, इधर है वेक्टर ए, इधर है वेक्टर बी, इधर है वेक्टर बी, ऐसा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट इधर होगा, दैट इज आर। आर का वैल्यू ऐसे निकालोगे। यहां पे क्या दिख रहा है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं ए और बी, सिंपली माइनस कर दो। अब बोलेंगे नहीं कि ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, बोलेंगे कि एडिशन हो रहा है। एडिशन करने पर माइनस आ रहा है, करेंगे माइनस, 180 डिग्री है तो सेम डायरेक्शन है तो प्लस, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास इफ सिचुएशन ए एंड बी आर सेम, मतलब टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड्स के दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स हैं ऑफ सेम मैग्नीट्यूड्स, दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में ये फार्मूला ना ऐसा हो जाएगा, रूट ऑफ ए, बी की जगह पे ना ए को रखो, दोनों वैल्यू सेम है तो बी की जगह भी हम ए रख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a, बी जितना बी वैल्यू दिख रहा है उस पे ए रखो, ए कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर, एंड दिस इज a इंटू ए, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। दोनों में 2a स्क्वायर है, बाहर रख लो, मतलब कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, यू नो व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? तो 1 कॉस 2 थीटा का एक वैल्यू पढ़े होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर ये इधर आ जाता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब समझने वाली बात ये है कि जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू मिलती है, ठीक है, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा सिंगल सिंगल थीटा 2 है लेकिन कॉस का स्क्वायर नहीं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल, ये हाफ एंगल लेते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में 1 प्लस अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, थीटा बाय 2, याद रखना, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, रूट ऑफ 2a स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या 2 दो बार है तो हम बाहर निकाल सकते हैं, a का स्क्वायर है, a कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाई 2, दैट इज द रिजल्टेंट, याद रखना है। if the magnitudes of both vector are same, ठीक है, हो गया। चलो, तो इसमें एक एग्जांपल भी बना के देखते हैं, इसके साथ एक एग्जांपल बना के देखते हैं, ठीक है। मेरे पास ना एक बॉडी है, उस पर एक फोर्स इधर लगा है, एक फोर्स इधर लगा है, ठीक है। F1 और F2 दोनों का वैल्यू ना इधर भी 10 न्यूटन है और इधर भी 10 न्यूटन है और एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, 2F cos 90/2, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना दोनों का। तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, 2F है 10, 245 cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 2 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 बार और एक बार को कैंसिल करा सकते हैं, तो आ जाएगा 10√2 न्यूटन। दिस इज द आंसर। सपोज हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, ये 1 था, सपोज एक बॉडी है F, यहाँ एक बॉडी एक फोर्स है F, ये भी 10 न्यूटन का है और ये भी 10 न्यूटन का है, एंगल 60 डिग्री। रिजल्टेंट क्या होगा, अच्छा रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट इधर होगा, एंड दिस इज द नेट फोर्स या नेट रिजल्टेंट। तो नेट फोर्स, दिस इज द रिजल्टेंट नेट मतलब रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 फोर्स, दोनों फोर्स मिलके कितना इंपैक्ट देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2F cos 60/2, 230, तो आ जाएगा 2F is 10 and cos 30 is √3/2, 2 कैंसिल, it is 10√3 न्यूटन, 10√3 न्यूटन। इज दैट क्लियर, मतलब तुमने 10 और 10 का ऐड किया तो 10√3 आया, यहाँ 10 और 10 को ऐड किया तो 10√2। अब सपोज √2 का वैल्यू 1.41 मान लेते हैं, तो 14.1 न्यूटन आ रहा है अप्रोक्स। यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.73 मान लें, 17.3 न्यूटन। तो 10 और 10 का एडिशन यहाँ 17.3 ला रहा है और यहाँ पर 10 और 10 का वैल्यू आया 14.1। इज दैट नाउ देयर इज अ स्ट्रेंज वैल्यू रिजल्ट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो कि यहाँ पर एक बॉडी है जिसपे इधर फोर्स लगा है 10 न्यूटन का और इधर भी फोर्स लगा है 10 न्यूटन का। तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो इसका रिजल्टेंट होगा इधर कहीं, F नेट फोर्स, और ये नेट रिजल्टेंट इसका हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2F। अच्छा एंगल तो बताना भूल गए, एंगल कितना है, सपोज एंगल है 120 डिग्री का, एंगल अगर 120 का है तो क्या हो जाएगा 2F एंड देन 2F cos 120 डिग्री, 2F is 10 और cos 120/2, थीटा बाई 2 होता है ना, क्या होता है 2F cos θ/2, तो 120/2 60, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल, तो आ जाएगा 10 न्यूटन। मतलब 10 को 10 का इसके साथ एडिशन किए तो आंसर 10 आ रहा है। 10 and 10 is 10, 10 and 10 is 17.3, addition of 10 and 10 is 14.1। इज दैट क्लियर। तो क्या 10 और 10 20 नहीं आ सकता, आ सकता है, अगर यहाँ पर फोर्स है सेम F
यहाँ भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, एंगल 0, थीटा इज 0, तो क्या आ जाएगा नेट फोर्स। मैं तो बोला था कि दोनों को ऐड कर दो सिंपल, या फिर इस फार्मूला में रख के देख लो। कॉस 0/2 तो 0 ही होगा, 2f कॉस 0, कॉस 0 1, 2 इंटू 10 इंटू 1, 20 न्यूटन। क्या 10 और 10 20? यस, एट 0 डिग्री। ठीक है, आई बात समझ में? तो क्या इसको सॉल्व कर लेंगे? क्या इसको सॉल्व कर लेंगे? चलो, वेक्टर एडिशन ये हो गया, और भी पढ़ेंगे इसको। अब एक छोटा सा लॉ पढ़ लेते हैं वेक्टर एडिशन का, जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ लेते हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का हमको ट्रायंगुलर लॉ देखना है। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें क्या करेंगे? सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। ठीक है, नाम लेते हैं, एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है बी, और इसका हमको ट्रायंगुलर लॉ करनी है, ट्रायंगल बना के जोड़ना है। तो ट्रायंगल में क्या करते हैं पता है? दोनों वेक्टर्स, एक वेक्टर को मूव करा दो दोनों को, ऐसे देख लो। ठीक है, ये, ठीक है, ये वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है ना, क्या किया हमने? क्या किया हमने? एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ दिया, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल लॉ। याद करो पैरेललोग्राम में क्या किया था? दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया। पैरेललोग्राम में ऐसा ज्वाइन किया था, ये और ये भी। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे? ए और बी ऐसे जोड़ेंगे, ये ए और ये बी। तो टू वेक्टर shows two sides of a triangle, and third side is presented by the resultant. रिजल्टेंट किससे प्रेजेंट होगा? थर्ड साइड से, इन अपोजिट साइकिल। ठीक है, थर्ड साइड से, मतलब क्या हुआ कि ए टू बी ऐसे गए, फिर ऐसे गए, अब जाकर साइक्लिक, एक साइकिल कंप्लीट नहीं होना चाहिए, अपोजिट ऐसे। ये है रिजल्टेंट इसका वेक्टर आर। ए बी के बीच का एंगल कैसे लोगे? सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी को एक्सटेंड करोगे, दो वेक्टर के हेड और टेल्स आपस में मिले होते हैं, दो वेक्टर के, तो ये इस एंगल को नहीं लेते। कभी भी एंगल बनाओगे तो क्लॉकवाइज नहीं बनाना, एंटी क्लॉकवाइज बनाना। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एंगल नहीं बनाना, ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से घुमाना है बी की तरफ। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो फिर हम क्या करें? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, एंड दिस इज द एंगल थीटा, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, सेम ए बी सी डी मान लेते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है? ये जो है ना, ये यही कर देते हैं, ये ए है, बी है। अब क्या ये बी है तो ये बी कॉस थीटा होगा, और ये बी है तो ये बी साइन थीटा होगा, परपेंडिकुलर है नहीं, हो गया। और ये एंगल है अल्फा, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, आएगा। देख लो, इन ट्रायंगल सी डी ए, सी डी ए हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, तो क्या आने वाला है? ए सी स्क्वायर इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए सी तो आर है, ए सी तो आर है, डोंट पुट द वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड। सी डी है बी साइन थीटा,
ठीक है, और ए डी क्या है, तो ए डी है ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर दो। आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अभी तो सॉल्व किए थे ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये आ जाएगा ए स्क्वायर और ये आ गया सेम सेम। तो सॉल्व करना है पैरेललोग्राम लॉ जैसे ही, सॉल्व करना है जैसे पैरेललोग्राम लॉ में था वैसे ही, बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। प्लस 2ab कॉस थीटा, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, आंसर सेम आने वाला है, आंसर इसका मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है। तो एडिशन का तरीका डिफरेंट है बट द आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। एंगल भी लोगे तो टेन अल्फा इक्वल वैसे ही आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो अल्फा इक्वल टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। इफ ए इज देयर बी इज देयर, दैट इज द ए बी, वापस नहीं आना, यहीं से जाना, इनिशियल पॉइंट से जाना फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, सब सेम रहेगा। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रेजेंटेशन फार्मूला आसे। ठीक, तो इस तरह से वेक्टर एडिशन कंप्लीट। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा पढ़ना है और उसका हमको वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ना है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अभी एडिशन की और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, हो गया, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।